बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विंदा कहानी का आगे का भाग। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, मतलब गायों की रखवाली करने वाला गोपी जब शोर मचाने लगा उनको देख के, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने विंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने विंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर विंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में विंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौनों से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर, दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौनों के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली विंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। इसी से उस अकेली विंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। विंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है। शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो विंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। उल्लंघन मतलब नियम का न मानना। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उससे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई विंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूलती थी। इसी से इधर उधर से झांककर देखना आवश्यक हो गया था। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं विंदा के दरवाजे पर जमा हुई आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मर कर तारा बन जाएगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि विंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर विंदा को किसी भी शुभ काम में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिनों तक विंदा के घर झांक झांक कर मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया। तब पता चला कि वह तो
अपनी आकाशवासिनी माँ के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रही, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने बताया कि जो बिंदा उनकी सहेली थी, उनकी सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी, और उन्हीं के व्यवहार के कारण बिंदा अब इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर जो सगी माँ और सौतेली माँ है, उन दोनों के अंतर जो भेद है वो भी इस कहानी में बताया गया है। और लेखिका ने अपने जीवन की बहुत जो मार्मिक कहानी है, जो अपनी सहेली बिंदा के बारे में है, वह भी इसमें बताई है। तो बच्चों, पाठ 4 बिंदा यहीं पे समाप्त होता है।